लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उद्योग पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार बेहतरीन की लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पार्ट 2। और आप सभी को पता है कि लगभग 75% जो चैप्टर है ये वाला हम कल की क्लास में खत्म कर चुके थे। बस कुछ लगभग हमारी कुछ और यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिनके बारे में हमें बेसिक जानकारी लेनी थी, वो हमारे यहाँ पर रह रही थी, तो उन्हें हम यहाँ पर आज कर रहे होंगे। बिल्कुल एक बार सभी दोस्त बताएंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक पहुंच रही है अच्छे से। फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसका नाम रहने वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कल की क्लास में हमने जितनी भी बातचीत की थी, क्या वो आपको समझ में आ गई या नहीं। है ना, बहुत बढ़िया। गुजरात से भी एक भाई जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमने टोटल 10 लैंग्वेजेस के बारे में कल की क्लास में समझ लिया था। और आज जो 11वीं लैंग्वेज है हमारी, वो पाइथन है। कौन सी है? पाइथन है। ठीक है, तो पाइथन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि ये एक उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज है और गोपनीय और आसानी से सीखी जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, जिसका प्रयोग डेटा विज्ञान, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और अधिक में किया जाता है। यानी कि जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है, इसका प्रयोग वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन बनाने में, मशीन लर्निंग आदि चीजों में किया जाता है। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसे बनाया किसके द्वारा गया था, डेवलप किसके द्वारा की गई थी पाइथन। तो हम कहेंगे जो पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार नहीं होगा, इसे डेवलप कहेंगे। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो हम कहेंगे गुइडो वॉन रूसम करके ये व्यक्ति है, 1991 में इन्होंने इसे बनाया था। इन्हीं को हम फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, है ना। चलिए, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। पाइथन कैसी है, तो याद रखना पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। केस सेंसिटिव का मतलब आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे जी, ईमेल चैप्टर में हमने पढ़ा है कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है छोटे बड़े का अंतर मानता है। और जहां पर जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है, जबकि पास्कल, फोर्ट्रॉन बेसिक में कंपाइलर का प्रयोग होता है। अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, क्या आपको ये पता है या नहीं पता, बताओ। क्या आपको ये अच्छे से पता है कि कंपाइलर क्या होता है, या मैं कहूं कि इंटरप्रेटर क्या होता है, बताएंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो पास्कल है हमारा, जो पास्कल, फोर्ट्रॉन और बेसिक जैसी मशीनें जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये कंपाइलर ट्रांसलेटर का प्रयोग करती हैं। ये ट्रांसलेटर है ना, ये किसका प्रयोग करती है, कंपाइलर का पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ती हैं, आखिरी में गलती बताती हैं। जबकि जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का प्रयोग करती है। तो अगर आपसे कभी ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ पाइथन जो लैंग्वेज है, ये किस ट्रांसलेटर का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो हम कहेंगे इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का प्रयोग इसमें हमारा किया जाता है। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद तीसरी हमारी दूसरी मतलब 12वें नंबर की अगर मैं देखूं, आज की दूसरी ओवरऑल 12वें नंबर की, सी शार्प लैंग्वेज क्या है जी, तो सी शार्प एक आधुनिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा .NET फ्रेमवर्क के लिए विकसित किया गया था। इसे पहली बार सन 2002 में विकसित किया गया, जारी किया गया और डेवलप्ड बाय एंडर्स हेल्सबर्ग माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही एंडर्स हेल्सबर्ग के द्वारा इसे विकसित आपका किया गया था। ये कौन सी हमारी सी शार्प करके है। ठीक है, इसके बाद रूबी करके है हमारी, ये क्या है, तो ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका प्रयोग भी वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किया जाता है। और इसे 1993 में यूकी हीरो ने बनाया था, है ना। मात्सुमोटो करके व्यक्ति हैं, इन्होंने इसे बनाया था। विजुअल बेसिक की अगर हम बात करते हैं, किसकी, विजुअल बेसिक की अगर हम बात करते हैं, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, तो ये याद रखना, द्वारा विकसित किया गया। और कब, तो 1991 में इसे पेश किया गया था। इसे विशेष रूप से जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन की तेजी से विकास के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वह कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी जीयूआई बेसिक के लिए थी, तो वो विजुअल बेसिक थी। वो कौन सी थी हमारी, वो विजुअल बेसिक थी, जो जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन के तेजी से विकास के लिए डिजाइन किया गया था। और 1991 में इसे एलन कूपर के द्वारा विकसित किया गया था। कब, 1991 में इसे एलन कूपर के द्वारा विकसित किया गया था। और आप जानेंगे कि जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट में एक ऑप्शन था मैक्रो का, बताओ कितने लोगों को पता है, याद करिए। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में एक ऑप्शन था आपका, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये हमारा व्यू टैब है। तो व्यू टैब में कौन सा, मैक्रोज करके ऑप्शन होता है, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वर्ड या पावर पॉइंट हो। तो कई बार ऐसे सवाल पूछा जाता है कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो मैक्रोज है, ये हमारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है, मैक्रोज। तो वहां पर हमारा यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, विजुअल बेसिक, है ना। तो वहां पर हमारी कौन सी यही लैंग्वेज यूज होती है, विजुअल बेसिक। और ये सवाल आपसे एक बार पूछा गया है ना, ये सवाल आपसे एक बार पूछा गया है। बस इतनी जानकारी जो मैं थोड़ी दे रहा हूं, बस इतनी ही जानकारी आपको इससे संबंधित लेनी है। कैसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना जी। सर पता है, रिकॉर्ड के लिए था, बिल्कुल। तो वही हमारा मैक्रोज जो है, वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो बना, वो उसके लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो हम कहेंगे उसके लिए विजुअल बेसिक लैंग्वेज का ही प्रयोग किया गया था। इसके बाद एक नाम आता है हमारा एल्गोल। और एल्गोल की फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्गोल की फुल फॉर्म क्या है, हम कहेंगे एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या है हमारी, तो हम कहेंगे एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है और बीजगणितीय गणनाओं हेतु प्रयोग। अगर आपसे पूछा जाए कि दिए गई 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दी गई 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग बीजगणितीय गणना हेतु किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि भैया वो एल्गोल है। कौन सी है वो एल्गोल है। ठीक है, एल्गोल 50 किसने बनाई, जॉन बेकर्स ने बनाई। और एल्गोल 60 किसने बनाई, वो पीटर नॉर ने बनाई। मैं जानता हूं इन चीजों को एकदम से रटना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब आप क्या है इसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो चीजें फिर बहुत उतनी कठिन नहीं रह जाती जितनी हमें लगती है।
इसके बाद हम बात करते हैं डॉट नेट की। डॉट नेट एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है और इसे सन 2002 में पहली बार जारी किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए डॉट नेट क्या है एक, तो ये डॉट नेट एक हमारा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। पीएचपी क्या है जी? तो ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट में किया जाता है, खासकर डायनेमिक वेब पृष्ठों के लिए किया जाता है। अच्छा मुझे बताओ डायनेमिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? याद करिए, मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप लोग मुझे बता देंगे। याद करिए, मैंने आपको इंटरनेट टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अगर कोई वेबसाइट डायनेमिक है तो उसका अर्थ क्या होगा, बताएंगे? ठीक है, तो यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट में किया जाता है, खासकर डायनेमिक वेब पेजों के लिए किया जाता है। बिल्कुल। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आजकल बहुत चर्चा में चल रही है। चर्चा में चल रही है इन द सेंस एग्जामिनर के, है ना? एग्जामिनर, अगर मैं लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मुझे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन देखने के लिए मिला वो इसी से मिला, एलआईएसपी से। अब एलआईएसपी क्या है? सबसे पहली चीज कि ये जो टर्म यहाँ पर यूज हो रही है हमारी एलआईएसपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है ना? इस एलआईएसपी टर्म की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? हमारी होती है प्यारे दोस्त, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग, है ना? तो LISP यानी लिस्ट प्रोसेसिंग इज अ मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जॉन मैकार्थी इन 1958। इट वाज द फर्स्ट डेवलप्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई सिंबॉलिक कंप्यूटेशन। क्यों पूछी जा रही है आज के टाइम पे? तो आप देखेंगे कि LISP यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग ये एक प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1958 में जॉन मैकार्थी के द्वारा बनाया गया था। और जॉन मैकार्थी कौन है? जॉन मैकार्थी कौन है हमारे? हम कहेंगे जॉन मैकार्थी जो है ये फादर ऑफ एआई है, यानी कि जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे यूज, तो वही आर्टिफिशियल क्यों पूछा जा रहा है आजकल? ये इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है हर तरीके से, है ना? तो उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में इस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो हम क्या कहेंगे? यह पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिंबॉलिक कंप्यूटेशन के लिए विकसित की गई थी। यानी कि जो एलआईएसपी लैंग्वेज है हमारी, इसे किस लिए विकसित किया गया था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विकसित किया गया था। और आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ गैर सांख्यिकीय डेटा के प्रोसेसिंग में प्रयोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? वो एलआईएसपी ही है। यानी कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कौन सी है हमारी? वो हमारी एलआईएसपी ही है। और अगर मैं कहूं एआई की कोर भाषा कौन सी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर लैंग्वेज कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे? वो एलआईएसपी होगी, है ना? तो वो कौन सी होगी हमारी? तो हम कहेंगे वो एलआईएसपी होगी। ठीक है जी, यहां तक की बात बताइएगा एक बार मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत? एलआईएसपी तक इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, ये पूछी जाती है। इसके बाद हमारा एक अगला नाम आता है पास्कल का। किसका? इसके बाद हमारा एक अगला नाम आता है पास्कल लैंग्वेज का। क्या है जी? तो पास्कल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे सन 1970 के दशक में निकोलस वर्थ द्वारा विकसित किया गया था। और ये भाषा विशेषतः प्रोग्रामिंग शिक्षा, स्वाध्याय या स्वतंत्र प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन की गई थी। पास्कल एक स्ट्रक्चर स्टैटिकली टाइप्ड और लेबल्ड भाषा है जिसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पर जोर दिया जाता है। पास्कल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय निकोलस वर्थ। इतनी बात इसकी क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ। कई बार तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा एक हमारा क्या नहीं है? दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है? तो आप जितने भी नाम सुन रहे हो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी की नहीं है। अगर मैं बात करता हूं पायलट की फुल फॉर्म क्या है हमारी? पायलट आप आपसे पूछ लेगा कि बताओ पायलट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस लर्निंग और टीचिंग। क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस लर्निंग और टीचिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और यह शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग के लिए डिजाइन की गई थी। जो हमारी पायलट लैंग्वेज है यह शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग के लिए डिजाइन की गई थी। इसका उद्देश्य प्रोग्रामिंग की बुनियादी समझ को समझना और सीखने में मदद करता था। पायलट का पूरा नाम प्रोग्राम्ड इंक्वायरी लर्निंग एंड टीचिंग है और इसे सन 1960 में जॉन एम्स्टेन के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? इसे सन 1960 में जॉन एम्स्टेन के द्वारा विकसित किया गया था। सबसे पहले पायलट की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इंक्वायरी लर्निंग और टीचिंग। जब आप लोग अगर खुद के नोट्स बना रहे हो तो पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग फुल फॉर्म लिख लो और जो भी आप जितने में समझ जाओ उस एक लाइन में उसे कन्वर्ट करके लिख लीजिए। जैसे कि जो ये पायलट लैंग्वेज का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में डिजाइन करने के लिए किया गया था। ठीक है, एक होती है एस्नोबॉल। एस्नोबॉल की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो हम कहेंगे स्प्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज है। क्या है? स्प्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है हमारी एस्नोबॉल की। 1962 में ग्रीसवेल्ड आइवन। ये नहीं पूछा, देखो एग्जामिनर भी आपसे वही सवाल पूछेगा जिसे एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ बच्चा इतना याद रख सकता है। उसे पता है कि इतने सारे नाम बच्चा कैसे याद रखेगा, इसलिए मैंने नहीं देखा कि इनकी इनकी आविष्कार के बारे में पूछे, सिर्फ डेनिस रिची सी प्लस वाले के बारे में पूछ, सी लैंग्वेज वाले के में पूछा है एक बार, अन्यथा इतने नाम नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन ये फुल फॉर्म जरूर पूछ ली जाती है, ये जरूर पूछ लिया जाता है ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बीसीपीएल बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं कहूं कि बीसीपीएल क्या है, बीसीपीएल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ी चीजें तो आपको नहीं पता होगा कि बीसीपीएल क्या है, लेकिन वास्तविकता में जो बीसीपीएल है ये हमारा एक बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। 1966 हास्टन रिचर्ड के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, और ये हमारा आखिरी है यहाँ पर कौन सा? पर्ल। पर्ल भी एक लैंग्वेज और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो पर्ल एक इंटरप्रेटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग मुख्यतः नेटवर्क प्रोग्रामिंग और फाइनेंस और बायो इन्फॉर्मेटिक में होता है और यह एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। स्विफ्ट लैंग्वेज क्या है जी? तो ये एक एप्पल डिवाइस यानी कि जितने भी एप्पल डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो आईओएस हो, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम हो, के लिए डेवलपमेंट के लिए विकसित की गई थी। यानी कि जो आपके एप्पल डिवाइसेस के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज आपकी बनाई गई, है ना? उनके डेवलपमेंट के लिए कौन सी हमारी बनाई गई? तो हमने कहा स्विफ्ट। तो डेवलप्ड बाय क्रिस्टोफर आर्थर लेटनर के द्वारा इसे बनाया गया था। कुछ और नाम? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किया जाता है। तो हम कहेंगे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, एलआईएसपी, प्रोलॉग, जूलिया, आर। ये सभी की सभी हमारी एआई में यूज होती है। किसमें? एआई में यूज होती है। पहला सवाल आपके सामने है, पहला सवाल आपके सामने है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ प्रतिशत तक, तो आप मुझे बता देंगे। बिल्कुल,
तो बहुत ही आसान सवाल है ये तो। मशीन लैंग्वेज किस रूप में होती है? तो हम कहेंगे ये बाइनरी रूप में होती है। किसमें? ये हमारी बाइनरी स्वरूप में होती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सी भाषा के जनक कौन है, बताओ। सी लैंग्वेज होती है आपकी, इसके जनक कौन है ना? आपके में यहाँ से बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते क्योंकि उन्हें जनरल आपसे एक कंप्यूटर के बारे में जानकारी है या नहीं ये पूछना है, ना कि उन्हें आपसे कुछ जब आपसे फॉर्म भरवाते टाइम अगर आपसे कहा जाता कि बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो फिर कठिन क्वेश्चन पूछे जाते। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे किसने बनाया था? जेम्स गॉसलिंग। बताओ क्या होगा उत्तर? सी भाषा के जनक कौन है? आंसर अभी आना शुरू नहीं हुए हैं भैया, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। बिल्कुल, तो अब आंसर आना शुरू हो चुका है लगभग। वो बच्चे जेम्स गॉसलिंग नहीं है, जेम्स गॉसलिंग को आगे जानेंगे। डेनिस रिची है। कौन है? डेनिस रिची। पाइथन एक प्रकार की भाषा है। कैसी? पाइथन एक किस प्रकार की भाषा है? बिल्कुल, तो हम कहेंगे भैया ये एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला, एचटीएमएल किस प्रकार की भाषा है? ये सवाल कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है आसान सा कि जो एचटीएमएल है हमारा, ये एक किस प्रकार की भाषा है? क्या एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या एचटीएमएल कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? या एचटीएमएल कोई मार्कअप लैंग्वेज है? तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। एचटीएमएल की हमारी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है हमारी एचटीएमएल की फुल फॉर्म? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और क्योंकि ये लास्ट के दो अक्षर ही हमें बता रहे हैं कि जो एचटीएमएल है वो कैसी लैंग्वेज हो गई, अब हमारी बताओ चौथे का ये आंसर कर रहे हो बच्चे, मैंने पढ़ाई है क्या आपको? आप इसकी फुल फॉर्म से ही देखो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इसकी फुल फॉर्म क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जो एचटीएमएल है ये एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज होती है। जावा को किसने विकसित किया था? जावा को अब बताओ, है ना? जो अलग अलग नाम आप बता रहे थे तब, तो जावा जो लैंग्वेज है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताएंगे? बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि भैया अब जो देखो डेनिस रिची ने क्या सी लैंग्वेज, टिम बर्नर्स ली किस लिए जाने जाते हैं? डब्ल्यू के लिए। तो दो ऑप्शन तो आपने देखते ही एलिमिनेट कर दिए, इनका तो नाम ही नहीं सुना। जेम्स गॉसलिंग क्या हो जाएगा सही उत्तर। पाइथन के निर्माता कौन है? पाइथन के बताओ, पाइथन के निर्माता कौन है हमारे? ठीक है, तो अब हमारे क्या होगा भैया? देखो डेनिस रिची हो नहीं सकते, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हो नहीं सकते, जेम्स गॉसलिंग तो जावा के हैं, तो कौन बचे बताओ? कौन बचे फिर हमारे यहाँ पर? सॉरी, हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया, एक मिनट रुकेंगे। हमने इसमें जेम्स गॉसलिंग लगाया ना, जावा का। सही है, सही है, सही है। ठीक है, क्या है हमारा? अब इसमें बचा कौन हमारा? तो हम कह देंगे भैया ये बचे हमारे, तो सम करके जी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? इनमें से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? तो आपको पता होना चाहिए कि देखो एचटीएमएल तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, ये तो एक हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है। सी और सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस में यही बदलाव हुआ था कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बन गई थी। सी प्लस प्लस को सी के ऊपर विकसित किया गया था। इसमें क्या चीज जोड़ दी गई थी? जो सी प्लस प्लस है इसको सी लैंग्वेज के बाद विकसित किया गया, तो सी प्लस प्लस में क्या चीज नहीं जोड़ दी गई थी? ये आपसे पूछा है। क्या कहेंगे हम यहाँ पर? तो अभी अभी तो पढ़ करके आए हैं हम, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, ये जो बात यहाँ पर लिखी है कि कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज है यही इसमें बढ़ा दी गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना? निम्न में से कौन सी हमारी एक कैसी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं है, इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा हमारा? जावा हो जाएगा। जावा इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसके बाद आईडीई की फुल फॉर्म क्या है? आईडीई कई बार आपसे ये फुल फॉर्म, हालांकि फुल फॉर्म से संबंधित और सभी चीजें हम यहाँ पर कर चुके हैं, और फुल फॉर्म से रिलेटेड एक सवाल तो पूछ लिया जाता है नॉर्मली, और जहाँ पर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर तो और ज्यादा भी। तो हम कहेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट होता है। क्या होता है हमारा? इंटरनल नहीं होगा, डीबगिंग नहीं होगा, डीबगिंग नहीं होगा। तीन एलिमिनेट हो गए, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? बताओ, निम्न में से कौन सी भाषा ऐसी है जो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? तो हम क्या कहेंगे इसमें? इसमें भी हमारा उत्तर क्या होगा? जावा ही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा ऐसी है जो सबसे पहले विकसित हो गई थी इन सभी में से, है ना? इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो हमारी सबसे पहले विकसित हो गई थी? इसका उत्तर आप लोग मुझे कहाँ पर देंगे? टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देंगे। आज की क्लास आपकी इतनी ही थी, छोटी क्लास थी, बहुत छोटी थी, लेकिन इतनी सी छोटी चीज को अगर हम कल की क्लास में जोड़ देते तो फिर कल की क्लास आपके लिए बहुत तो क्या है, हौच पौच सी हो जाती है ना। तो इस वजह से हमने इसे कल की क्लास में ना जोड़ करके आज की क्लास में यहाँ पर खत्म कर दिया। अब मेरी तरफ से जो सिलेबस है आपका वो लगभग लगभग समाप्त है। सिर्फ एक चैप्टर हमारा बच रहा है जो कि डीबीएमएस है। हालांकि डीबीएमएस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन या बहुत कठिन क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे चैप्टर का हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हम इसे पढ़ेंगे। और डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? हम कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। क्या होती है? तो हम कहेंगे कि डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, हम क्या कहेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है हमारे यहाँ पर डीबीएमएस की फुल फॉर्म। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर कर रहे होंगे। वैसे मैंने आपसे 15 मई को सिलेबस खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन अब आपका जो सिलेबस है वो 15 मई को ना खत्म करके हम कर रहे होंगे 1-2 दिन एक्स्ट्रा में, क्योंकि डीबीएमएस का चैप्टर कल ही शुरू होगा, तो कल शुरू करके कल तो खत्म नहीं होगा ये हमारा, तो फिर आगे जो 1-2 दिन जो भी दिन इस चैप्टर को करने में लगेंगे बस वही लगेंगे। बाकी मेरी साइड से सिलेबस आपका कंप्लीट है। आप सभी अपना रिवीजन करिए, बहुत अच्छे तरीके से करिए। हाँ बिल्कुल 2 दिन में हो जाएगा, 2 या 2 नहीं में 2 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपना रिवीजन करिए। बाकी आप सभी के देखो, कंप्यूटर के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अभी आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अब आप जो यहाँ पर फुल फोकस कर लो वो रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट पर कर लो, क्योंकि जब मेंस आएगा उससे पहले हर महीने में आपको एक मैराथन दूंगा, ठीक है। हर महीने एक मैराथन क्लास में आपको दूंगा और उस मैराथन क्लास में आपका कंप्लीट रिवीजन कराने की कोशिश किया करूंगा, ठीक है। तो शुरुआत में जब आपका मेंस जब आपका प्री हो जाएगा फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लगाएंगे और मैं खुद ही सब तरीके से रिवीजन जैसे हो सकता है वैसे आपका करा दूंगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान आप इसके लिए बिल्कुल भी मत होना। बाकी जितना आपने करा है अभी तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, बीच में कुछ टॉपिक छूट गए थे या क्लासेस छूट गई थी, तो उन्हें आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। और मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी या ये सभी चीज़ें कैसी लगी, ठीक है। देखो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं जी हमें तो अभी से ही प्रैक्टिस करनी है, तो भैया टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी क्या है बहुत पहले भी करा रखा है ना। अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैंने पहले भी आपको करा रखी है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को ले सकते हो। जैसे अभी मेरा एक सीएपीएफ एचसीएम को लेकर के एक पेपर वो चल रहा है, आपका प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे होता है रोजगार बदन के डिफेंस चैनल पर, है ना। रोजगार बदन के डिफेंस चैनल पर, तो उस रोजगार बदन के डिफेंस चैनल पर आप रोज 5 बजे अगर देखना चाहें, अगर आपकी जिद ही है कि नहीं मुझे तो अभी से कंप्यूटर प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसे ले सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट भी बनी है, बहुत सारे चैप्टर वाइज मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस करा दी है। बाकी जब आपका पेपर हो जाएगा फिर आपके लिए भी प्रैक्टिस वगैरह लगाई जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट अगर आप लोगों का हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी क्लास को पूर्ण विराम देंगे 1 मिनट के बाद। 1 मिनट में आप लोग जो भी पूछना चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं, बताइएगा। कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी, है ना बच्चे, कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रहेगा वो और हो जाए तभी तो कंबाइंड करवा पाऊंगा, या बताओ उसे छोड़ दूँ इतने कोई करा दूँ। गूगल से नहीं लगाओ, गूगल से प्रैक्टिस लगा सकते हैं नहीं, वहाँ से कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पता ही नहीं है उसे भैया उसमें तो रैंडमली क्वेश्चन डाल दिए गए हैं जो जिस व्यक्ति ने वहाँ पे डाले हैं उस वेबसाइट पे, वो टीचर थोड़ी ना भाई कि उसे वो एनालिसिस थोड़ी ना कर रहे हैं कौन से चैप्टर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस लेवल के। वहाँ से मत करो, वहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मैं जो करा रहा हूँ उन वालों को कर लो, अलग नहीं होती हैं चीज़ें, वही चीज़ें होती हैं। जब आपके लिए होंगी तब फिर भी देखेंगे, है ना। चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।